जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों देखिए, अभी का जो हम लोग का क्लास है यह बिहार एसएससी की जो इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए ये क्लास हम लोग डेली करते हैं। और हमारे चैनल पर बिहार दरोगा की भी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है। जीरो लेवल से दोनों एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए, अभी के क्लास में जो हम लोग बुक का तैयारी कर रहे हैं वो है रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, जो कि बीएससीसी के लिए निकाला गया है। और यह जो बुक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं। ये आप लोग प्रीवियस इतिहास निकाल कर देख लीजिए, रुक्मणी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस लड़ते हैं। ठीक है, तो इस बुक का हम लोगों ने, रुक्मणी पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक था जो जिसमें कि टोटल 12 सेट दिया गया था, उस बुक को हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और पहले के टोटल 12 जो भी सेट से क्वेश्चन बैंक दिए गए थे वो बुक के प्लेलिस्ट को ओपन करें और सारे वीडियो को वॉच कर जाएं। क्योंकि अगर जीरो लेवल से तैयारी करना है ना बच्चे, तो जीरो लेवल से ही आप लोगों को वॉच भी करना होगा। नहीं तो सोचिएगा कि बीच से पढ़ें तो फिर पूरा तैयारी हो जाए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा बच्चे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नया है तो सारे को शुरू से एकदम वॉच करिए और अपने तैयारी को एकदम मजबूत बनाइए। और इस बार 2025 आने से पहले आप लोग जॉब लेकर ही छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार इलेक्शन नहीं आएगा। आप लोगों को अच्छे से पता है कि सारा ये इलेक्शन के कारण वैकेंसी आ रही है। और देखिए, अभी के क्लास में हम लोग जो ये तैयारी करते हैं ये रुक्मणी पब्लिकेशन का ही बुक है, जिसमें टेस्ट सीरीज दिया गया है विथ डिस्कशन के साथ। और हम लोग भी इसे डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट करते हैं। टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं और इस बुक का हम लोगों ने 7 सेट्स पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो इसे भी जाकर के जरूर कंप्लीट करिएगा। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो आइए आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। तो दुनिया की सबसे महंगी जो करेंसी है वह कुवैती दिनार की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुवैती दिनार हो जाएगा। देखिए, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार की है। और जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपए के बराबर है। भारत के 267.36 रुपए के बराबर एक कुवैती दिनार है। इसी से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग का बिहार का जो भारत का, सॉरी बिहार का नहीं, हम लोग का जो भारत का रुपया है वो अभी तक कितना पीछे है। ठीक है, और कुवैत जो है वर्ष 1961 में स्वतंत्र देश बना था। कुवैत जो है यह वर्ष 1961 में एक स्वतंत्र देश बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए, पहला नंबर कथन हम लोग का कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। ठीक है, और दूसरा नंबर कथन कह रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। तो देखिए, ये दोनों कथन जो दिया गया है, दोनों कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए, दोनों कथन किसमें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग का कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह जो है कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सही नहीं, तो सही नहीं यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर सही क्या हो जाता, तो 73वां संशोधन, और इसके जगह पर देखिए डेट बस यहाँ पर 24 अप्रैल अगर यहाँ पर रहता ना, 24 अप्रैल 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर 15 अगस्त दे दिया गया है, इसीलिए यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो इसमें से देखिए, तिलहन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है उसको विचार करना है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, पहले कथन पढ़ लीजिए तो ही ना समझ में आएगा। देखिए कथन पढ़िए, इनका उपयोग, पहला नंबर पहले कथन पढ़िए कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ठीक है, और दूसरा नंबर पर क्या कर रहा है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और तीसरा कथन कर रहा है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। देखिए, तो तिलहन की संबंध में इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 2 और तीसरा जो है यह सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का अमरेंदु प्रकाश बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमरेंदु प्रकाश बने हैं।
और देखिए अमरेंदु प्रकाश जो हैं बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना याद रखिएगा इसको आप लोग 24 जनवरी 1973 को हुई थी। कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए राजा, रानी, रोरक और रॉकेट नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जोग हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि यह हर बार पूछा जाता है। चलिए इस पॉइंट को नोट भी करिएगा, हर बार पूछा जाता है। दूध सागर जलप्रपात जो है यह कहां पर है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत बार यह पूछा गया क्वेश्चन है। दूध सागर जलप्रपात कहां स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग जो हैं कहाँ पर रहते थे? तो पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए पूरा पाषाण काल में लोग जो है पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा पाषाण काल की भारत में प्रथम स्थान की खोज 13 मई को 1863 ईस्वी में 13 मई 1863 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और किसके द्वारा इसका खोज किया गया था? पहली बार तो सर रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो सर रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा इसका खोज किया गया था। पुरान पाषाण काल का खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 13 मई 1863 को। किसके द्वारा पूछ दे तो सर रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है वो हो जाएगा आप लोग का गंगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैडमिंटन का नेट जो है जमीन के कितने ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का जो बीच में नेट लगता है ना वो जमीन से कितने ऊंचाई पर रहता है? तो 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। 1.55 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग एक टॉपिक याद रखिए कि गोल्फ खेल की जो शुरुआत हुई थी ना यह स्कॉटलैंड में हुई थी। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, यहाँ पर खेल से संबंधित क्वेश्चन आया इसीलिए याद पड़ गया हमको कि गोल्फ खेल की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही ज्यादा वीवीआई पॉइंट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इन कथनों में से बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो भारत एक संसाधमक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो कथन सही है वो हो जाएगा भारत एक संसाधमक प्रजातंत्र है। और संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है, इसको भी याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली का जो जनक है वह ब्रिटेन है। और भारत में संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ही ली गई है। भारत में संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ही ली गई है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मर्रे मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में यह गिरती है। यह नदी कहाँ गिरती है मर्रे डार्लिंग? तो दक्षिण महासागर में यह नदी जाकर के गिरती है। और कहाँ की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग याद नोट करते रहिएगा बच्चे, क्योंकि फ्री में पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर हम दे देंगे और वहां पर जाकर के आप लोग फिर से आंसर मारिएगा और उसके बाद फिर आप लोग मैच करिएगा कि आप लोगों का कितना सही होता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोग को तैयारी मजबूत भी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350 ए। ठीक है, अनुच्छेद 350 ए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 350 ए में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है।
और अनुच्छेद 343(1) किसमें, अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) में जो है राजभाषा हम लोग का हिंदी है और हिंदी का उल्लेख इसी में दिया गया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेमूराबी था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा जो था वो था हेमूराबी था और हेमूराबी जो है बेबीलोन का शासक था। ठीक है, हेमूराबी जो है बेबीलोन का शासक था और हेमूराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था। ठीक है, हेमूराबी संहिता में ही जैसे को तैसा, आप लोग नाम सुने होंगे ना, जैसे को तैसा मतलब कि जो जैसा किया उसको वैसा मिला। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे का तैसा दंड का प्रावधान हेमूराबी संहिता में ही दिया गया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार जो है संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था इनको, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा में राष्ट्रपति चुना गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया गया ना, यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की जो लड़ाई है यह हुई थी, कहां पर हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुलाबों की लड़ाई जो है यह इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर, बुकर सम्मान में सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए बुकर सम्मान में सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं और अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। ठीक है, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व संस्थान संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में है। आप लोग को एकदम याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है WHO का कहाँ है, तो जेनेवा में है। और इसको याद रखिएगा कि ये कब स्थापित हुआ था। WHO की स्थापना जो है यह कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, लॉर्ड इरविन था। और देखिए कि 5 मार्च 1931 को, कब, 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, किनके बीच हुआ था दिल्ली समझौता, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में यह दिल्ली समझौता हुआ था। कब हुआ था पूछ दे, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। सारे पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। रूस का मैनचेस्टर जो है यह किसे कहा गया है, तो इवानोवे को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इवानोवे को रूस का मैनचेस्टर कहा गया है, ठीक है, कहा जाता है। और मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर आखिर है कहाँ पर, तो मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। यह जो है सूती कपड़ों के लिए विख्यात है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नदी को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नदी को प्रदर्शन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। आप लोग देखे होंगे ना, मैप कहीं भी आप लोग देखे होंगे तो जहां पर जल रहता है वहां पर नीले रंग से टोटल कवर कर दिया जाता है, जहां पर जल रहता है। तो वहीं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है और नीला ग्रह जो है यह पृथ्वी को भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो अपने पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से
किससे कालिदास का नाम मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है कालिदास का नाम मिलता है, तो किसमें मिलता है इनका नाम, तो एहोला अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कालिदास का नाम जो है एहोला अभिलेख में मिलता है, और एहोला अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का चर्चा भी मिलता है, ठीक है। एहोला अभिलेख में जो है इसमें भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का चर्चा मिलता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है। वाकर कप का संबंध जो है यह किस खेल से है, तो यह गोल्फ से है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाकर कप का संबंध जो है यह गोल्फ से है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, ठीक है, और मुझे रचनाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह जो है व्यक्ति संबंधित है, तो किनसे यह जो है संबंधित है, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह जो व्यक्ति है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू से यह व्यक्ति जो है संबंधित है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि दर, ठीक है, जनसंख्या में तीव्रता वृद्धि, वही हो गया जनसंख्या में वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा, ऊपर करिए, समझ में ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 26 नंबर देखिए, सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी की व्यवस्था जो है किसने लागू की थी, तो इसकी व्यवस्था जो है किसने लागू की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू की थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर में ही तांबा के सिक्के को चलाए थे। जितना वैल्यू जो था ना चांदी के सिक्के का, उतने ही बराबर का वैल्यू था तांबा के सिक्के का। यह जो है किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था कि चांदी के मूल्य के बराबर ही तांबे के सिक्के को चलाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि पूछते का सवाल कि किसके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी, ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाजार नियंत्रण नीति जो है पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित किया गया था। जैसे कि आज हम लोग कुछ भी खरीदते हैं ना, साबुन हो गया, चम्मच हो गया, गिलास हो गया, कुछ भी अगर हम लोग खरीदते हैं तो इसका एक रेट होता है ना, ये जो है पहली बार किसने इसका घोषणा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और बाजार नियंत्रण उन्होंने बाजार नियंत्रण नीति को पहली बार अपनाया था, ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण नीति में ही ये सभी वस्तुओं का एक रेट रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी स्थान है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, यहाँ पर जो टोडा जनजाति दिया गया है इसका आखिर मुख्य व्यवसाय क्या है, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग ज्यादातर पशुपालन करते हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है यह अकबर के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में हुआ, और अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, तो बिहार की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग जो है कृषि पर आश्रित है, तो 77%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 77% हो जाएगा। और देखिए कि बिहार में केवल 11.29, ठीक है, कितना, नोट करिए पहले इसको, बिहार में टोटल केवल 11.29% आबादी जो है शहर में निवास करती है। और यह कब का आखिर सूचना निकाला गया है कि बिहार में 11.29% जो है शहर में निवास करती है, तो यह 2011 के जनगणना के अनुसार यह रिपोर्ट निकाला गया था, ठीक है। बिहार में केवल 11.29% आबादी शहर में निवास करती है, यह 2011 के जनगणना के अनुसार निकाला गया था। अब तो बहुत आगे भाग गया होगा, अब बिहार कितना डेवलप कर गया आप लोग को भी पता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम देख लीजिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो किस एक्ट के द्वारा इनको शक्ति दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम किसमें दी गई, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा हमारा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ वन ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। कब किया था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ वन ने जो है 15 वर्षों के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ वन ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का एकाधिकार जो है प्रदान किया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि म्यांमार कब आजाद हुआ। तो म्यांमार जो है यह कब आजाद हुआ, 33 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यह 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। म्यांमार जो है यह 4 जनवरी 1948 में आजाद हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा, जो कि म्यांमार का पहले का नाम था वर्मा, जो कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कि अस्थाई बंदोबस्त की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को, कब, 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कब, तो डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1793 को, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त का जनक जो है सर जॉन सौर है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता है, तो सर जॉन सौर है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए देखिए ये कितना वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, कई बार पूछा गया है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीवीआई है बच्चे, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। देखिए यहाँ पर दिया गया है कहीं पर, क्या नहीं पर दिया गया है, कोई बात नहीं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, इसको जरूर याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये पूछा गया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई। तो सती प्रथा जो है यह किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल अधिनियम 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सती प्रथा का अंत जो है बंगाल अधिनियम 17 के अधीन किया गया था। और सती प्रथा को जो है 1829 ईस्वी एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिंग्स ने समाप्त किया था। किसने, विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा NVS-01। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, NVS-01। देखिए मई 2023 में इसरो के द्वारा NVS-01 नामक नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करके जियो सिक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नीति आयोग एक
संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, ठीक है, इसका जो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यह जो है नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। और नीति आयोग का जो पदेन है अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवादी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा उदारवादी। और विपिन चंद्र पाल जो है गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। विपिन चंद्र पाल जो है यह गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि आर रवि कनन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए सितंबर 2023 में आर रवि कनन को 2023 का 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आर रवि कनन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95वें यानी कि 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द एलिफेंट व्हिस्पर्स सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। तो देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा जो है देश का मुद्रा गलत दिया गया है। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूरो। ये जो है गलत दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन में यूरो नहीं बल्कि पाउंड होता है, पाउंड मुद्रा यूज किया जाता है, यहाँ पर यूरो दिया गया है इसलिए गलत है। क्या करा है? गलत चुनना है ना, तो गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यूरो जो है वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यूरो जो है यह वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो किस देश को हराया था भारत ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का लेबनान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेबनान। चलिए लेबनान हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, एतमाद उद दौला का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो यह जो है किससे संबंधित है? तो ये जहांगीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए एतमाद उद दौला का मकबरा जो है जहांगीर के काल में बनवाया गया था, और एतमाद उद दौला जो है नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि थी, ठीक है। यह जो है नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। तो टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो किस नगर से गहरा संबंध है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। और क्यों संबंध है? क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। और आर्यभट्ट का जन्म जो है कब हुआ था, ये अगर पूछते तो 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। और पाई का मान जो है आर्यभट्ट ने ही दिया था। पाई का मान जो है महत्व किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने ही दिया था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर क्या कर रहा है हमारा कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, ठीक है। तो किस देश पर हिटलर ने आक्रमण किया था जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोलैंड। देखिए हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। कब किया था? डेट पूछते तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगस्त 2023 में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, जमा बहुत ही ज़्यादा लवारिस राशि जमा किया गया था, ठीक है, बहुत सारे बैंकों में। तो इसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था?
ठीक है। तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आरबीआई के द्वारा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आरबीआई के द्वारा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है, तो किसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए 23 अगस्त 2023 को सचिन तेंदुलकर को जो है भारतीय राष्ट्रीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शक्ति का विमीय सूत्र है, तो शक्ति का विमीय सूत्र आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ml² t-3, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। बॉयल के नियम का सूत्र है, तो बॉयल के नियम का सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है, तो इसका सही आंसर आपको लोग का हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4% होती है। अधिकतम जो है प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है, तो 4% होती है। और पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान घटता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान जो है कम हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है एमआरआई स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एमआरआई स्कैनिंग चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। आप लोग देखते होंगे ना, एमआरआई जो कराया होगा उसको मालूम होगा कि एक मशीन होता है, गोल टाइप का, सर्कल टाइप का बना रहता है। वो जब आप लोग एमआरआई कराने जाइएगा ना, तो कोई भी जैसे अंदरूनी हर एक बारीकी से उसका रिजल्ट आता है, तो इसलिए एमआरआई कराया जाता है। कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो एमआरआई जब आप लोग कराने जाइएगा ना, तो देखिए वहाँ पर कुछ भी नहीं लेकर जाने का इजाजत रहता है मशीन के अंदर। वो गोल टाइप का मशीन रहता है, सर्कल टाइप का, एक सिलेंड्रिकल टाइप का मशीन रहता है, उसमें आपको लेटा दिया जाएगा और आप लोग को पहले ही एक दूसरा कपड़ा दे दिया जाता है कि आप लोग ये कपड़ा चेंज कर लीजिए, और कुछ भी एक लॉकेट या एक सिक्का तक नहीं, एक मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि वह चुंबकीय होता है, ठीक है। एमआरआई स्कैनिंग जो है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित होता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अभिकेंद्र बल जो है सदैव कार्य करता है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा में, ठीक है। अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आखिर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, F = mv²/r हो जाएगा, होता है यह जो होता है अभिकेंद्रीय बल का यही होता है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही कथन छाटिए। देखिए सही कथन को छाटना है, तो देखिए इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा आप लोग का, तो देखिए चाल एवं वेग दोनों में दिशा एवं परिमाण होता है, ये गलत दिया गया है। सही कथन को बोला है ना, सही देखिए कौन होगा, चाल में केवल परिणाम एवं वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन यह है कि चाल में केवल परिमाण एवं वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और चाल तथा वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा, ठीक है। तो उसका जो अधिकतम परास होगा वह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यदि प्रक्षेप्य के वर्ग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोलियो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए पोलियो बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। और पोलियो
पोलियो जो है पॉलीमिलाइट्स वायरस से होता है। पोलियो जो है वह पॉलीमिलाइट्स वायरस के कारण होता है। और पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास साल्क ने किया था। किसने किया था? तो पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु के उपकोषों में भरने का क्रम नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कि अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए परमाणु के उपकोषों में भरने का क्रम जो होता है, क्रम नियंत्रित होता है, तो हो जाएगा अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षेत्रीय वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत गतिज ऊर्जा है। और किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहा जाता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कह रहा है ना, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कथन जो है 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखिए कथन पढ़िए शुरू से, कौन सा कथन गलत है चूज करिए। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल से मिल गया। ठीक है, देखिए तो इसका आखिर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर 2 परमाणुओं कह रहा है ना, इसलिए गलत है। 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो CH3OH जो है यह मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। CH3OH का रासायनिक सूत्र है मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइएगा क्या कमेंट में। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग का मैसेज आ जाता है फिर से। चलिए नोट करिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO ठीक है, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है, CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सेलिक अम्ल यानी कि H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता 3 है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र, ठीक है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर के मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मूत्र वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मूत्र वाहिनी। और देखिए मूत्र का पीला रंग जो है यह यूरोक्रोम नामक वर्णन के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम नामक वर्णन के कारण होता है। और मूत्र में बदबू का कारण होता है अमोनिया। मूत्र में बदबू का कारण क्या होता है, तो अमोनिया होता है। और मूत्र में 95% जल और 2.6% यूरिया पाया जाता है। ठीक है, मूत्र में 95% जल और 2.6% यूरिया पाया जाता है। सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट करते रहिएगा बच्चे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये सब। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो किसी तत्व का जो परमाणु भार है वह बराबर होता है तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। ऑप्शन नंबर सी इसके बराबर होता है किसी तत्व का परमाणु भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थिति है। ठीक है, अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है वह स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अवरक्त स्पेक्ट्रम जो है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है 1 मीटर से लेकर के 1 मीटर से 10⁻³ मीटर के बीच में होता है। ठीक है, 10⁻³ मीटर के बीच में होता है। क्या चीज का, तो सूक्ष्म तरंग का तरंग दैर्ध्य है ये। ठीक है, और क्या बच रहा है दृश्य क्षेत्र का ना, तो दृश्य क्षेत्रों का तरंग दैर्ध्य होता है 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। ठीक है, 400 nm से 780 nm होता है। ठीक है, के बीच होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मनुष्य की
साधारण श्वसन दर जो है कितनी होती है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 18 बार पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो है 15 से 18 बार पर मिनट में होती है। और एक स्वस्थ मनुष्य जो है 72 बार हृदय धड़कता है उसका 1 मिनट में। किसी भी इंसान का, किसी भी मनुष्य का 72 बार 1 मिनट में हृदय धड़कता है। ठीक है, स्वस्थ इंसान का है ये। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और को मास्टर ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए इन सभी में से सही जो है उसको चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जल वायवीय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल और जलवायु परिवर्तन जो है यह सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंगर हेंस के द्वीप जो इंसुलिन का शुरुआत करते हैं स्थित होते हैं। ठीक है, लेंगर हेंस के द्वीप जो इंसुलिन का शुरुआत करते हैं वो स्थित होते हैं, तो वह हो जाएगा अग्नाशय में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए लेंगर हेंस के द्वीप जो इंसुलिन का शुरुआत करते हैं वह अग्नाशय में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किस हार्मोन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एड्रीनेलिन के द्वारा। ठीक है, देखिए एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है यह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का जो टीका है यह नवजात शिशु को 6 माह के अंदर लगाना चाहिए, 6 माह के अंदर ही लगा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है, सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा ऊपर करिए, आएगा क्या? नहीं आएगा, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है ना इसलिए दिक्कत कर रहा है कि सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है तो फ्लोरीन है, सॉरी फ्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन कौन सी है? तो फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक जो है सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों यही था हम लोग का आज का टेस्ट सीरीज नंबर 8। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 9। जो भी बच्चे पहले का वीडियो नहीं देखे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि जीरो लेवल से बेटा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। आप लोग जीरो लेवल से पढ़िए और एक ऊंचे स्तर तक अपने पढ़ाई को लेवल को लेकर जाइए और इस पर जॉब प्राप्त करके ही मानिएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं लाना है छोड़ना नहीं है, एकदम साथ नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहिए एकदम इस बार रिजल्ट आएगा, क्योंकि कम नंबर पर इस बार पक्का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन है आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोग को चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को